हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिब्बी, और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे सीरीज में। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीआरआर एंड एसएलआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो अक्सर आप जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, जब भी ये रिव्यू मीटिंग्स होती हैं हर 2 महीने पे, उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि जो कमिटी है उसने सीआरआर को बढ़ा दिया या एसएलआर को बढ़ा दिया या घटा दिया। तो क्यों सीआरआर और एसएलआर को आरबीआई इस तरह से घटाती बढ़ाती रहती है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि अभी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था या घट रहा था ग्रोथ के लिए। सो इन्फ्लेशन और ग्रोथ से किस तरह से सीआरआर और एसएलआर रिलेटेड हैं, इन सब चीजों को आज बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से जब आप हर दिन एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाएगी। एंड दिस इज द शेड्यूल ऑफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे सीरीज। व्हाट इज सीआरआर? अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स एनडीटीएल, that is net demand and time liability, needs to be maintained as reserves in cash form with RBI. आज की डेट में आपका जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, वो है 4.5%। ठीक है। What is SLR? Statutory liquidity ratio. A certain percentage of a bank's NDTL is required to be maintained in safe and liquid assets such as GSET, cash and gold, government securities, cash and gold. ये हो गया आपका एसएलआर। आज की डेट में आपका जो एसएलआर है 18% है। न जाने कितनी बार इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि हम इसके पीछे की कहानी नहीं समझते। आज हम इसके पीछे की कहानी समझेंगे, और आई एम वेरी श्योर कि इसके बाद, इस सेशन के बाद, आप सीआरआर एसएलआर कभी नहीं भूल पाएंगे, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से वो ये इन्फ्लेशन और ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ये कभी नहीं भूल पाएंगे। ये हमें अभी एट प्रेजेंट ये रेट्स याद रखने हैं, लेकिन जब जब ये चेंज होते रहते हैं तब तक हमें ट्रैक रखना है। ठीक है। अब सीआरआर और एसएलआर दोनों के आप डेफिनेशन को देख रहे हो, तो दोनों में एक जो कॉमन चीज आ रही है, एनडीटीएल। ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, यहां पे भी है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। सीआरआर में कहता है कि किसी भी बैंक का जो एनडीटीएल होता है, उसका एनडीटीएल जो है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज, यहाँ पे क्या हो गया आज की डेट में 4.5%, उस उतने परसेंटेज को रिजर्व रखना होता है कैश फॉर्म में विद आरबीआई, हर बैंक को, है ना। कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है कितना अमाउंट? 4.5%, या जो भी उस टाइम का सीआरआर है, ऑफ व्हाट? ऑफ बैंक्स एनडीटीएल। तो एनडीटीएल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीआरआर और एसएलआर में। एसएलआर में भी एनडीटीएल की बात हो रही है, यहाँ पे कहता है एसएलआर क्या हो गया? अगेन एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज, लेकिन ये यहाँ पे कैश फॉर्म में आरबीआई के साथ रखने की जरूरत नहीं है, ये बैंक अपने पास ही रखता है। किस फॉर्म में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कैश या गोल्ड फॉर्म में, और आज की डेट में है ये 18%। चूंकि एनडीटीएल दोनों में कॉमन है, सबसे पहले समझते हैं एनडीटीएल। अगर एनडीटीएल समझ लिया, फिर सीआरआर और एसएलआर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। एनडीटीएल को हम इस तरह से समझते हैं कि ये है बैंक। हम सभी को पता है बैंक का क्या काम है। बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेता है। ये है हम आप। पब्लिक कौन हुई? हम और आप। हम सबका एक हम सबका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट तो है ना। या तो सेविंग्स बैंक अकाउंट है, या हमारा करंट अकाउंट है अगर बिजनेस पर्पस है, या फिर कई बार हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं। हम सब अपना ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, राइट। अब बैंक में जब हमने ये डिपॉजिट किया, अब बैंक क्या करेगा उन पैसों को? वो लोन फॉर्म में फिर से पब्लिक को ही देगा। जिनके पास सरप्लस मनी था उन्होंने डिपॉजिट किया, और उसी मनी को बैंक ने लोन फॉर्म में जिनको आवश्यकता थी उनको दिया। अब जिनसे वो डिपॉजिट ले रहा है, उनको वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और जिनको वो लोन दे रहा है उनसे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जब लोन देता है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और वो जो बीच का मार्जिन होता है वही बैंक का इनकम होता है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब आप अपने आप से पूछो कि आपने जो बैंक में पैसा जमा किया है ना, पब्लिक या तो जमा करती है या फिर लोन लेती है।
वो हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है ना। अब बैंक की बैलेंस शीट को देखते हैं। बैंक की बैलेंस शीट में मान लो ये लायबिलिटी हो गई और ये एसेट हो गया। अब हमने जो पैसा यहाँ डिपॉजिट किया बैंक में, वो हम जब चाहे वो निकाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, एसेट हुआ, है ना, क्योंकि हमने रखा हुआ है कहीं पे, और अब हमें जब मर्जी हो, अगर हमने सेविंग्स में रखा है, आपको जब भी चाहिए होता है, आप जाकर के उसको एटीएम से विड्रॉ कर लेते हो, या बैंक से विड्रॉ कर लेते हो, या अपने कार्ड से उसको आप खर्च करते हो। सो ये आपके लिए तो एसेट हुआ, लेकिन बैंक के बैलेंस शीट में ये क्या हुआ, बैंक के बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी हुई, क्योंकि पब्लिक ने जो मनी डिपॉजिट किया है, जो हमने डिपॉजिट किया है, वो एक्चुअली बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। क्यों लायबिलिटी है, कि हमने जमा किया है, लेकिन हमें जब चाहिए तो बैंक को वापस देना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझो, आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसे दिए, तो वो आपके फ्रेंड के लिए लायबिलिटी है, लेकिन आपके लिए एसेट है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब अब आप जो पैसे वहां पे डिपॉजिट करते हो, वो किस किस फॉर्म में करते हो। या तो आप करंट अकाउंट में करोगे, या आप सेविंग्स अकाउंट में करोगे, या आप एफडी करोगे, और या फिर आरडी करोगे, है ना। और ये हमारा डिपॉजिट है, बैंक की लायबिलिटी है। अब आप देखो, जो आपके करंट अकाउंट और सेविंग्स अमाउंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं, उसको आप जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये ऑन डिमांड है। ठीक है, बैंक की लायबिलिटी है, और ये सीएएसए कासा जो है वो कैसी लायबिलिटी है, बैंक की डिमांड लायबिलिटी है। मतलब बैंक को पता है कि ये पैसे मेरे यहाँ डिपॉजिट हुए हैं, लेकिन जिसने डिपॉजिट किया है उसको जब चाहिए वो आके विड्रॉ करेगा। दूसरी बात, जब हमारे पास ऐसा होता है कि मेरे पास अभी 2 लाख रुपीज है, और मुझे लगता है अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो हम उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। या रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, हर महीने हम एक सर्टेन अमाउंट बैंक को देते रहते हैं, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, जितने भी टाइम पीरियड के लिए, और उतने साल बाद वो सारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिलता है। तो अब जो एफडी है बैंक के पास, जो आपने जमा किया है, उसमें बैंक को पता है, या आरडी में बैंक को पता है कि फला फला डेट को ये मैच्योर होने वाली है एफडी या आरडी, तो उस डेट में उसकी वो लायबिलिटी है, मतलब ये हो गई टाइम लायबिलिटी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी अब दो तरह की हो गई, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हम पैसे या तो कासा में जमा करते हैं या एफडी आरडी करते हैं। क्लियर है। अब ये पूरा मिला करके हो गया आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये जो बैंक का डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे और आपके द्वारा बैंक में जमा किए हुए पैसे हैं। अब यहां पे कहता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो ये टोटल हो गया डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब नेट कैसे होगा, कि ये बैंक भी हो सकता है किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया होगा। जैसे हमने इस बैंक में डिपॉजिट किया तो ये इसकी लायबिलिटी बनी, उसी तरह से इस बैंक ने हो सकता है कुछ पैसे दूसरे जगह पे डिपॉजिट किए होंगे, तो वो फिर बैंक टू, जो दूसरा वाला बैंक है, उसकी लायबिलिटी होगी, इसके लिए वो एसेट हो जाएगा। तो इसको माइनस कर देगा। यहाँ पे मान लो ये 120 करोड़ का इसका ये डीटीएल बना, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यहाँ पे जो उसने दूसरे वाले जगह पे डिपॉजिट किया होगा उसको माइनस कर देंगे, मान लो ये 20 करोड़ है, तो अब 100 करोड़ इसकी एनडीटीएल इस बैंक का बन गया। अब इसी एनडीटीएल का जो बात हो रही थी 4.5% सीआरआर की, वो इसी 100 करोड़ की, मतलब इस 100 करोड़ में 4.5 करोड़ सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास कैश फॉर्म में एज रिजर्व रखना पड़ेगा बैंक को, जिसका एनडीटीएल 100 है, और 18% उसको जी से गोल्ड बॉन्ड्स कैश के फॉर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि एसएलआर है। मतलब तो 18 करोड़ हो गया, चूंकि 100 करोड़ था तो ये 4.5 करोड़ एंड 18 करोड़। अब देखो आज की डेट में जिस बैंक का एनडीटीएल 100 करोड़ है, एनडीटीएल अब हम समझ चुके हैं, और सीआरआर 4.5% है, मतलब सीआरआर फॉर्म में, रिजर्व फॉर्म में आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा 4.5 करोड़, और एसएलआर चूंकि 18% है, 18 करोड़ इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा
या तो बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जिसके लिए इसको इनकम भी होगी, है ना। जो ये सीआरआर में बैंक के 4.5 करोड़ होंगे उसमें उसको कोई भी इनकम नहीं होगी, लेकिन एसएलआर में जो भी इसका इन्वेस्टमेंट होगा जो कि बैंक के पास ही रहेगा वहां पे ये इनकम जनरेट करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा सवाल भी आ जाता है। अब तो बैंक के पास सिर्फ 77.5 करोड़ बचा जो कि वो पब्लिक को लोन फॉर्म में दे सकता है। क्लियर है? सो अब आप यहां पे ही इस बात को समझिए कि अगर मान लो सीआरआर अगली रिव्यू कमेटी मीटिंग में मान लो सीआरआर को और बढ़ा दिया गया 4.5 करोड़ परसेंट से 5% कर दिया जाए, मतलब अब यहाँ पे 5 करोड़ उसको रखना पड़ेगा बैंक को आरबीआई के पास, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ जो 77.5 करोड़ है उसकी जगह पे सिर्फ 77 करोड़ ही उसके पास बचेगा। तो बैंक कब खुश होगा, जब सीआरआर कम होगा तब, या जब सीआरआर ज्यादा होगा तब? आप बताओ। बैंक तब खुश होगा जब सीआरआर कम होगा, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा होगा सीआरआर उतना पैसा उसका जो है लॉक हो जाएगा आरबीआई के पास। और दूसरी बात, उसको कोई उसमें से इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, कोई इनकम भी नहीं हो रही, तो वो पैसा तो उसका आइडल हो गया, वो लॉक हो गया। अब ये है क्यों, मतलब पूरा 100 करोड़ से अगर बैंक बिजनेस करे तो क्या वो उसके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा? तो सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से आरबीआई दो काम करता है, एक तो लिक्विडिटी इंश्योर करता है और दूसरा बैंक्स की सॉल्वेंसी इंश्योर करता है। अब देखो, मान लो ऐसा हो कि वो पूरे के पूरे 100 करोड़ लोन फॉर्म में दे दिया और मान लो उसके लोन्स खराब होने शुरू हो गए, तो अब कुछ भी अमाउंट नहीं रहेगा जिससे कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा वापस किया जाए। अगर ये 22.5% अभी इंश्योर्ड है, पता है कि ये 100 करोड़ में से 22.5 करोड़ जो रुपया है वो आरबीआई की नजर में है और वो पब्लिक को नहीं गया है, मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई, कुछ भी ऐसी बात शुरुआत होने लगी तो इस 22.5 जो है वो कुशन का काम करेगा और तब तक फिर मेजर्स लेके चीजों को सही किया जा सकता है ना। अब लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करता है ये हम देखते हैं, कैसे ये इन्फ्लेशन और ग्रोथ को मेंटेन करता है, इनके बीच एक बैलेंस मेंटेन करता है। अब अभी हमने यही देखा, सीआरआर क्या है, ये कैश फॉर्म में रहता है आरबीआई के साथ, और एसएलआर जो है वो आपके बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में कमर्शियल बैंक्स के साथ ही रहता है, या आरबीआई के पास नहीं रहता है। यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं होती सीआरआर में, एसएलआर में ये इनकम जनरेट होती है। अब देखो, जैसे सीआरआर या एसएलआर में बढ़ोतरी होगी, उनको बढ़ा दिया जाएगा, तो इन सब पे क्या असर होगा, बैंक जितना लोन अमाउंट उसके पास है, जो जो अमाउंट वो लोन दे सकती है उस पे क्या असर होगा, इंटरेस्ट रेट पे, लिक्विडिटी पे, डिमांड पे और इन्फ्लेशन पे, एक एक करके देखते हैं। सो अगर इंक्रीज इन सीआरआर एसएलआर हो गया तो बैंक के पास जो लोनेबल अमाउंट है, जो वो लोन दे सकती है, वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा उसको रिजर्व में या फिर एसएलआर के लिए जिसे ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स के रूप में रखना पड़ेगा, तो जो पब्लिक को लोन देगी वो कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट फिर घटेगा कि बढ़ेगा, जैसे ही बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा लोन देने के लिए तो इंटरेस्ट रेट वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि कमी हो गई ना भाई, तो अब कंपटीशन हो गया, सबके पास कम है, तो अब इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स क्या करेगी, बढ़ा देगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा अब हम आप भी क्या करते हैं, अच्छा अभी ना हाउसिंग लोन के रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं, या अभी व्हीकल लोन के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, तो चलो थोड़ा दिन वेट कर लेते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा ना तब खरीदेंगे, तो मार्केट में जो मनी फ्लो है फिर हम लोन नहीं लेंगे, तो लिक्विडिटी क्या होगी, मार्केट में कम होगी। जब लिक्विडिटी कम होगी, डिमांड क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने लोन लिया नहीं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, लोन लिया नहीं, तो हम खरीदेंगे नहीं, जब हम खरीदेंगे नहीं तो चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, है ना, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर, इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही बढ़ रहा,
बाकी सब कुछ कम हो जा रहा है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आप कंफ्यूज ना होए। जैसे ही सीआरआर और एसएलआर बढ़ा, बैंकों के पास देने के लिए लोन कम हो गया, लोनेबल अमाउंट कम हो गया, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, डिमांड कम हो गया और इन्फ्लेशन कम हो गया। उसी तरह से अगर देखें, अगर डिक्रीज हो जाएगा सीआरआर एंड एसएलआर तब क्या होगा? अब यहाँ पे बैंक जो लोन अमाउंट दे सकती है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो रिजर्व में रखना था उसमें कमी आ जाएगी, तो वो अमाउंट वो मार्केट में दे सकता है। ये पैसा ज्यादा आ गया बैंक के पास। जैसे ही बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो सारे बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे, क्योंकि एक तरह से वो कंपटीशन का माहौल हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कम इंटरेस्ट रेट होगा तो हम और आप सब लोग वो लोन लेना शुरू कर देंगे, तो कैश फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद जब हम सबको गाड़ी खरीदनी हो जाएगी, क्योंकि सस्ते में लोन मिल रहा है, तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से बाकी सारी चीजों की भी जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, है ना। जब डिमांड बढ़ेगी तो देखेंगे कि अरे इतने सारे डिमांड हो रहा, तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखो, इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना होता है तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रही है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है मार्केट में, है ना, सब लोग बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जब जब आरबीआई देखता है कि चलो अब इन्फ्लेशन एक लेवल पे आ गया है, तो अब फिर ग्रोथ के लिए फिर वो सीआरआर और एसएलआर को घटा देता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई बात अभी भी आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर बात आपको समझ में आई हो, काम की लग रही है, जरूर आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस सीरीज में काफी अच्छे सेशंस होने वाले हैं। You can prepare 50% faster with iExamB. For any further query, you can call at 920-5524028, or you can write to us at hello@iexamb.com. Thank you, friends. Thanks for watching.